हम कर रहे थे। ये जो है एक्चुअली SN2 मैकेनिज्म है और इसमें क्या होता है, जैसे कि ये एक सबस्ट्रेट है, इसका सबस्ट्रेट क्या है, न्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। और जो बॉन्ड जो ब्रेक होता है, अटैच करता है, वो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होता है और जो है 2-फॉस्फेट जो है ये रिलीज हो जाते हैं। अगर हम एट फिजियोलॉजिकल पीएच की बात करें तो यहाँ पे एस्पार्टेट नेगेटिव, यहाँ पे क्या है कि जो मैग्नीशियम कैटायंस हैं वो ऐड हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे एक्शन देखें कुछ इस तरीके से रहता है, 3' 5' ये है और हेलिकेज वेलिकेज एंजाइम सब आ चुके हैं, अपना एक्शन कर चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है ये आया और इसने रिएक्शन कैटेलाइज करवाया बाय SN2 मैकेनिज्म, वही न्यूक्लियोफिलिक अटैक, जो 3' OH ग्रुप है इसका, न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया इस बॉन्ड पे, ये ब्रेक किया, इसको अटैच कर लिया, ये रिलीज हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, एस्पार्टेट नेगेटिव, यहाँ पे मैग्नीशियम कैटायंस ऐड थे। ये क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम कैटायन है, दे विल न्यूट्रलाइज दिस 2pI, ठीक है, और ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन चुका है। इस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। मैकेनिज्म बोलते हैं SN2 क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिलिक अटैक है, यहां से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, 2pI रिलीज होंगे, ये बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे फर्दर जो है इस A के अगेंस्ट में ये T जो है न्यूक्लियोटाइड आके ऐड हो जाएगा। तो ये एक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से जो है न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड करती है डीएनए पॉलीमरेज। It cations neutralize the negative charge of the phosphates on ATP। ये जो कैटायंस क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं उन फोस्फेट्स का जो कि ATP पे हैं, और ऑल्सो इंटरेक्ट विद द फॉस्फेट टू स्टेबलाइज इट, उनको स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। द कैटायंस चार्ज द 3OH टू अटैकिंग ग्रुप, यही कैटायंस चार्ज करते हैं 3OH ग्रुप को टू अटैकिंग ग्रुप, सो 3O नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। उसके बाद है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। ये सारा फंक्शन अब तक किसका था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का था। अब हम देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड जो है, नंबर ऑफ सब यूनिट्स इसकी अभी तक अननोन है। पॉलीमराइजेशन रेट जो है उसका 40 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है और प्रोसेसिविटी है इसकी अप्रोक्सीमेटली 500 न्यूक्लियोटाइड्स। तो फंक्शन तो वही सेम होगा, जैसे कि ये डीएनए है, प्राइमर है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड ने किया, फिर डीएनए फॉर्मेशन यहाँ पे स्टॉप हो गई, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज सेकंड ले लिया, फिर अगेन रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस बाय डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसका मतलब क्या है कि कहीं पे भी अगर डीएनए पॉलीमरेज या कोई भी डीएनए न्यूक्लियोटाइड ऐड करते हुए अगर रुक जाती है तो दोबारा से कैपेसिटी है डीएनए पॉलीमरेज सेकंड की कि वो दोबारा से न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकती है, अगेन डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट कर सकती है। यानी इसीलिए इसको बोला है रिस्पॉन्सिबल फॉर रीइनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस। मोस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इसके बारे में जो है वो अभी नहीं पता है। नाउ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, मल्टी सब यूनिट है एंजाइम है ये एक, और it is the main enzyme for DNA replication and termed as DNA replicase, ठीक है, made up of 10 subunits। पोलीमराइजेशन रेट जो है इसकी अप्रोक्सीमेटली 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकेंड है और प्रोसेसिविटी जो है आप इसकी देख सकते हैं 5 लाख न्यूक्लियोटाइड्स अप्रोक्सीमेटली। और ये जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स साइमल्टेनियसली, दोनों स्ट्रैंड्स की करती रहती है रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन करेगी कैसे, 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इसलिए मैं कह रहा था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है क्योंकि इसमें दोनों एक्टिविटी है, 3' to 5' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी और 5' to 3' पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी और 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी है जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए। द नेचर ऑफ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एट रेप्लिकेशन फोर्क एज एसिमेट्रिकल डायमर, जो जब ये रेप्लिकेशन कर रही होती है उस समय पे जो इसका नेचर होता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो एक
एसिमेट्रिकल डायमर की तरह होता है। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है कोर कंपोनेंट जो कि पॉलीमराइजेशन के लिए यूज होता है। दूसरा होता है डायमराइजेशन। तीसरा होता है प्रोसेसिविटी और चौथा होता है क्लैंप लोडर यानी गामा कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं। अगर हम कोर कंपोनेंट की बात करें, तो जो अल्फा है वो हैविंग पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, उसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी होती है। और जहां एप्सिलन है उसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जो कि प्रूफ रीडिंग के लिए चाहिए। और जो थीटा है उसका कोई एग्जैक्ट फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद अगर हम देखें डायमराइजेशन कंपोनेंट जो है उसका वो टाउ है, ठीक है। और प्रोसेसिविटी कंपोनेंट जो है, जो हम बीटा सब यूनिट की बात कर रहे हैं, जो डायमर बनाता है बीटा रिंग स्ट्रक्चर, इसको हम बीटा क्लैंप भी बोलते हैं। अब अगर हम इसका अगर डायग्राम देखें तो वो कुछ इस तरीके से आप देखेंगे, ये टाउ है, ये 2 सब यूनिट है डायमराइजेशन, ये अल्फा एप्सिलन थीटा, थीटा एप्सिलन अल्फा, ये गामा कॉम्प्लेक्स है। ये प्रोसेसिविटी है कॉम्प्लेक्स या बीटा सब यूनिट बी क्लैम्प जिसको बोलते हैं, इधर भी गामा कॉम्प्लेक्स है, सेम वही है। यहां पे क्या है कि गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हियर एट द टाइम ऑफ डायमर। जब ये डायमर की फॉर्म में होता है तभी गामा कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो है इसका एक डायमरिक फॉर्म है जिसको एसिमेट्रिकल एंड बोला जाता है। इट इज एसिमेट्रिकल एंड एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन डायमर फॉर्म्स। जब डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला होता है तभी डायमर बनता है। एंड दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज 3rd। नाउ क्लैंप इंक्रीजेस द प्रोसेसिविटी व्हेन डीएनए पॉलीमरेज इज बाइंडेड टू द डीएनए स्ट्रैंड, वो उसकी प्रोसेसिविटी को इंक्रीज कर देता है। अब बात करते हैं गामा कॉम्प्लेक्स की, ये क्या काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग एज वेल एज अनलोडिंग ऑफ द बीटा क्लैंप। जो बीटा क्लैंप है उसकी लोडिंग और अनलोडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसकी एक्टिविटी जो है ये एटीपी डिपेंडेंट है। इटसेल्फ मेड अप ऑफ 5 यूनिट्स का ये बना होता है। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं एसिमेट्रिकल डायमर, तो अगर हम जैसे डीएनए का स्ट्रक्चर देखें तो एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन ये इस तरीके का एसिमेट्रिकल डायमर होता है एट द टाइम ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखें, अब हम बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5। ये जो हैं दीज डीएनए पॉलीमरेज दे बिलोंग टू वाई फैमिली ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज। इनके अंदर 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटी है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम नो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, नो प्रूफ रीडिंग। रिस्पॉन्सिबल फॉर एरर प्रोन रेप्लिकेशन ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसलेशन एंजाइम या पॉलीमरेज। क्योंकि अगर कोई रेप्लिकेशन मतलब कोई न्यूक्लियोटाइड गलत भी ऐड हो गया ये तो भी कंटिन्यूअसली ऐड करते चली जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एरर प्रोन रेप्लिकेशन। ये है जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहां पर डीएनए हो रहा था, डीएनए रेप्लिकेशन स्टॉप्स बाय डीएनए पॉलीमरेज 3rd, ठीक है। इट कैन स्किप ऑल्सो, ये स्किप भी कर सकती है, बट कोई गलत न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ तो उसने स्टॉप कर दिया, रुक गया। बट यहां पे दोबारा एरर प्रोन था यहां पे, ठीक है। जैसे कि यहां पे ये लिखा हुआ है डैमेज डीएनए था, ये यहां पे थोड़ा सा एरिया डैमेज डीएनए था, बट डीएनए पॉलीमरेज 3rd ने स्टॉप कर दिया। बट क्या किया, डीएनए पॉलीमरेज 4 और डीएनए पॉलीमरेज 5 इन्होंने इसके आगे भी कर दिया रेप्लिकेशन और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर दिया और फिर इतना ऐड किया, उसके बाद दोबारा डीएनए पॉलीमरेज 3rd ने अपना फंक्शन शुरू कर दिया। तो द डीएनए पॉलीमरेज 4th and 5th रेप्लिकेट्स द डैमेज पार्ट ऑल्सो, हेंस एरर प्रोन रेप्लिकेशन, इसलिए इसको एरर प्रोन रेप्लिकेशन भी बोला जाता है। So this is all for now for today's class. Thanks and have a nice day.